हम सोचते तो हैं कि पैंडेमिक का खतरा खत्म हो चुका है, पर मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि अगला वायरस अब दरवाजे पे खटखटा रहा है। हाल ही में भारत के कोने में मिला एक ऐसा वायरस जिसके चलते ना सिर्फ पूरे भारत में पर वैश्विक स्तर पे अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस वायरस का नाम नीपा वायरस। क्या आप जानते हैं नीपा वायरस के चलते होने वाला मोर्टेलिटी रेट 70 to 90% तक बतलाया जाता है। क्या आप जानते हैं नीपा वायरस का ना कोई क्योर है ना कोई वैक्सीन। पर दोस्तों घबराने का बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी नीपा वायरस भारत में पाया गया था। केरला और वेस्ट बंगाल में इसके केसेस हमको मिले थे, पर इस बार मामला थोड़ा अलग है, उतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पे हेल्थ का जो गवर्निंग बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको सबसे ज्यादा फंडिंग यानी कि चंदा मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और आपको पता होगा कि यूएसए ने WHO से कर लिया है पुल आउट, यानी कि कम चंदा, कम पैसे, कम फंडिंग, कम मॉनिटरिंग, यानी कि हमारे और आपके लिए ज्यादा रिस्क। तो सवाल यह नहीं है कि क्या नीपा वायरस आएगा, सवाल यह है दोस्तों कि जब आएगा तब हम और आप क्या तैयार होंगे। तो क्या है नीपा वायरस और नीपा वायरस के पूरे सच को समझने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम भुवन झा। सबसे पहले लेके चलता हूं मैं आपको खबर की तरफ। आप देखेंगे कि थाईलैंड, नेपाल और ताइवान में स्टेप्स लिए हैं डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए नीपा वायरस के। स्पेशली जब हम बात करते हैं हर एक पैसेंजर जो भारत से इन कंट्रीज में जा रहा है, वहां पे स्क्रीनिंग किया जा रहा है, क्वारंटीन मेजर्स लगाए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बतलाया, पहली दफा ये नहीं हो रहा है भारत में। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो वेस्ट बंगाल में इसका आउटब्रेक हो चुका है 2001 और 2007 में। केरला में भी मल्टीपल टाइम्स इसका आउटब्रेक हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 से लेके 2024 तक। तो क्या है नीपा वायरस? यह है एक जूनोटिक वायरस। इसका अर्थ क्या हुआ कि जूनोटिक वायरस का एक एबिलिटी होता है दोस्तों, एक स्पेशल एबिलिटी, कि ये एनिमल से ह्यूमंस में अपने आप को ट्रांसफर करने का, ट्रांसमिट करने का एबिलिटी रखते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये एक जूनोटिक वायरस है, एनिमल से ह्यूमंस में आता है, तो एनिमल कौन सा? एक स्टोरेज है, एक रिजर्वोयर है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रूट बैट्स। अगर इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसका पहला केस मिला था मलेशिया में इन द ईयर 1999। अब क्योंकि ये जूनोटिक वायरस है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में आता है, तो किस चेन ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में आता है ये? सबसे पहले शुरुआत करेगा ये फ्रूट बैट से, उसके बाद आएगा पिग्स यानी कि सुअर में, और उसके बाद ट्रांसफर होगा ह्यूमंस में। ये चेन कैसे काम करता है इसमें भी जरूर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके सिम्टम्स के बारे में हम समझ लेते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 14 दिन है। कुछ रिसर्च पेपर्स करते हैं 21 दिन तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, यानी कि इस वायरस को मैच्योर होने में, डेवलप होने में इतना समय लगेगा। एक बार ये मैच्योर हो गया, उसके बाद ये अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। इनिशियल सिम्टम्स क्या है? फीवर आएगा, हेडेक होगा, खराब होगा थ्रोट आपका, सोर थ्रोट, और साथ में कफिंग एक्सपीरियंस करेंगे आप। धीरे धीरे ये सिम्टम्स एक्सट्रीम होते चले जाएंगे। एन्सेफेलाइटिस एक्सपीरियंस करेंगे, ब्रेन का स्वेलिंग हो सकता है, सीजर हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, और जैसा मैंने बताया हाई मोर्टेलिटी रेट 70 to 90% तक इसका मोर्टेलिटी रेट है। तो जब हमने सिम्टम्स के बारे में समझ लिया, अब हम समझते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो नीपा वायरस का केस डिटेक्ट हुआ है, उसमें सबसे पहले अफेक्ट हुए हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। बारासात डिस्ट्रिक्ट में आप देखते हैं कि नर्सेज और डॉक्टर्स को इंफेक्शन हो चुका है, उनको क्वारंटीन अलग से कर दिया गया है। तो सिंपल सवाल आप लोगों के लिए, हु केयर्स फॉर आवर केयर गिवर्स? जो हमारे पूरे जान के सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपने आप को एक तरीके से थ्रेट के रास्ते में रख रहे हैं, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? खैर, जब बात करते हैं जूनोटिक डिजीजेस की दोस्तों, तो आप देखेंगे दीज आर डिजीजेस दैट ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे आप देखेंगे नीपा वायरस, इबोला, रेबीज, एवियन फ्लू, SARS-CoV-2। अब ये जो एनिमल से ह्यूमन में आता है ना, तो एक चेन ऑफ इवेंट्स के थ्रू आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये हो क्यों रहा है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है? जैसे जैसे हम जंगल काटते चले जाएंगे, हैबिटेट लॉस होगा, हैबिटेट डिग्रेडेशन होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ह्यूमन एनिमल इंटरफेस बढ़ेगा, मीटिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे, जिसके चलते ये वायरस को एक ट्रांसफर करने का एक मौका मिल जाता है। सिमिलरली आप देखिएगा वाइल्ड लाइफ के साथ भी कांटेक्ट हो रहा है, और ये सीधा सीधा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन के चलते ही हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये शुरुआत करता है बैट से, उसके बाद पिग्स पे जा रहा है, और उसके बाद फिर सीधा ह्यूमंस की तरफ बढ़ता है। तो ये रहा जूनोटिक वायरस का एक तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स, कैसे ये ट्रैवल करता है।
पर ये स्पीशीज बैरियर को कैसे क्रॉस किया? ये फ्रूट बैट से पिग्स, पिग से ह्यूमन में आया कैसे? तो आप देखेंगे काफी दफा हमारे फ्रूट बैट्स जो है, इनका सलाइवा या जो इनका एक्सक्रीटरी मैटर है, ये कुछ डेट्स या कॉन्टेमिनेटेड फूड पे गिर गया। उस कॉन्टेमिनेटेड फूड को खाया हमारे पिग ने। अब ये सारा जो वायरस है इसमें एक्यूमुलेशन करता चला गया, बायो एक्यूमुलेट करता चला गया। इसी कॉन्टेमिनेटेड पिग को जब ह्यूमंस खाएंगे तो ये वायरस उसमें ट्रांसफर हो गया। यानी कि आप देखते हैं कि ये जो एक तरीके से हमारा सीक्वेंस बना फ्रॉम फ्रूट बैट्स टू पिग्स टू ह्यूमंस, दिस इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस, जंगलों का कटना, और उसके बाद ये जो ह्यूमन एनिमल इंटरफेस और क्लोज होता चला जा रहा है, इसका परिणाम स्वरूप ही है कि जूनोटिक डिजीजेस का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसा आप देखेंगे कि हमारे जूनोटिक डिजीजेस का ह्यूमन टू ह्यूमन अभी तक फिलहाल दो तरीके से ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं वायरस का ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस हवा के थ्रू ट्रैवल करता था ना, एयरबॉर्न था वो। नीपा वायरस वैसा नहीं है। नीपा वायरस बॉडीली फ्लूइड से ही एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि सलाइवा हो गया, सीमेन हो गया इत्यादि। ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, खांसने से किसी और को नीपा वायरस नहीं होगा। इस बात पे जरूर क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इसका ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है। जब हमने वायरस के मैग्नीट्यूड को समझ लिया, प्रॉब्लम को समझ लिया, दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है जब इस तरह के पैंडेमिक इन मेकिंग बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काम करते हैं, सर्वेलेंस और अर्ली डिटेक्शन में ये बहुत सारा फंडिंग लगाते हैं, रिसर्च लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। साथ में आप देखिएगा इनके पास होते हैं मेडिकल टीम्स, स्पेशलिस्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स। ये सब देशों में नहीं होता। जिन देशों के पास कैपेसिटी नहीं है, पैसा नहीं है, ट्रेंड पर्सनल नहीं है, वहां पे WHO का ये पूरा काम आता है। पर अब WHO के पास अगर खुद पैसा नहीं रहा तो वैश्विक स्तर पे कहां से ये डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे? तो इसीलिए WHO का बड़ा ही क्रिटिकल रोल है जब इस तरह के जूनोटिक डिजीजेस के डिटेक्शन, प्रिवेंशन और अर्ली वार्निंग की हम बात करते हैं। पर मुद्दा यहीं पे गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स पुल आउट करता है WHO से। यानी कि पैसे अब कम है WHO के पास, ट्रेंड पर्सनल अब कम है उसके पास, कैपेसिटी उसके पास कम है। यानी कि वैश्विक स्तर पे अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन और मॉनिटरिंग के लिए ना उसके पास फंडिंग है, ना पर्सनल है, जिसके चलते हमारा और आपका, ना सिर्फ भारत में पर वैश्विक स्तर पे लोगों का जो रिस्क है वो बढ़ गया है, रेजिलियंस है वो घट गया है। तो जब हमने ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ लिया, अब हम समझते हैं कि हमारा इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होगा। आप देखेंगे कुछ कोलैप्स्ड हॉस्पिटल्स से ही शुरुआत होगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स पे स्ट्रेन आएगा। दूसरा, ओवरबर्डन डॉक्टर्स एंड नर्सेस, हमारे केयर गिवर्स जो सीधा सीधा खतरे के रास्ते में खड़े हैं, वो सबसे पहले इंपैक्ट होंगे। और तीसरा, डिलेड केयर फॉर अदर पेशेंट्स। एक छोटा सा लोकलाइज्ड आउटब्रेक को एक मेगा क्राइसिस बनने में समय नहीं लगता दोस्तों, और इसीलिए अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन बड़ा ही क्रिटिकल बन जाता है। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम? आप देखिए, प्रॉब्लम हो रहा है ओवरक्राउडेड हॉस्पिटल्स, ये यहां पे हो जाएगा, लिमिटेड ICU बेड्स, इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर्वेलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम में। जैसा मैंने कहा, इस पूरे डिजीज का ना कोई क्योर है, ना कोई वैक्सीन। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब WHO ने हाथ खींच लिया है, इंडिविजुअल कंट्रीज को अब पैसा लगाना पड़ेगा रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से कि इसका भी एक दवाई निकाला जा सके। क्योंकि जैसा कहते हैं कि एक छोटा प्रॉब्लम, एक छोटे से चिंगारी से ही एक बड़ा आग लगता है। आज नीपा वायरस एक छोटा सा चिंगारी है, कल अगर एक बड़ा आग लग गया, इस आग को रोकने के लिए हमारे पास ना कोई फायर फाइटर है। दूसरा, आप देखेंगे स्ट्रेंथनिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंश्योरेंस को भी यूनिवर्सल कवरेज करने की आवश्यकता है। भारत में वो ऑलरेडी उसके लिए हमने स्टेप्स ले रखे हैं। तीसरा, आप देखेंगे फंड चाहिए होगा रिसर्च के लिए। डेवलप करिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स, ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। अब आप इस बात की गहराई को समझिए कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां पे आपके 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है, जब इस तरह का हेल्थ क्राइसिस आता है जहां पे दवाई नहीं है, कितना क्रिटिकल हो जाता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का तालमेल, ताकि दोनों मिलके इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस ढूंढे, क्योंकि अंत में इंपैक्ट तो हमको और आपको होना है। तो ये रहा नीपा वायरस का एंड टू एंड डिस्कशन। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे जरूर आज पूछना चाहूंगा। जैसा मैंने इस डिस्कशन के शुरुआत में ही आपसे कहा था, सवाल यह नहीं है कि क्या नीपा वायरस आएगा, सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं। क्या लगता है आपको? जरूर हमको नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे दोस्तों। पर इस बात पे जरूर चर्चा करना चाहिए कि वन हेल्थ अप्रोच हमको कैसे मदद करेगा। ये वन हेल्थ अप्रोच होता क्या है? तो दोस्तों, नीपा वायरस के थोड़े स्टोरी को समझिए। यह शुरुआत होता है एनवायरमेंट से।
उसके बाद जाता है ये बायोडाइवर्सिटी में, उसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ में। यानी कि इस तरह के जूनोटिक डिजीज को जब हमको सॉल्व करना है तो इन 3 डिफरेंट सर्कल्स को हमको एक साथ टैकल करने की आवश्यकता है। वही है वन हेल्थ अप्रोच। नजर डालिए, सबसे पहले आप काम करते हैं एनिमल हेल्थ के ऊपर, फिर आप काम करेंगे एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग। जब हम कहते हैं बफर जोन्स बनाइए, प्रोटेक्टेड एरियाज के पास में आबादी वाले पॉपुलेशन ना हो, वो एक रीजन के चलते होता है क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो अभी तक शायद हम लोग को नहीं पता है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, रिस्क बढ़ता चला जाएगा। एनिमल का हेल्थ का मॉनिटरिंग करेंगे आप, ह्यूमन हेल्थ का मॉनिटरिंग तो अति आवश्यक है ही। तो यही है वन हेल्थ अप्रोच, इन डिफरेंट सर्कल्स को एक साथ कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली ट्रैक करना और उसके बाद प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना ताकि हमारा और आपके जान माल का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, यही था नीपा वायरस के ऊपर एक एंड टू एंड डिस्कशन। इस डिस्कशन का पीडीएफ एज ऑलवेज मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मंथली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होता रहता है। सर्च करें टेलीग्राम पे बाय द नेम भुवन स्टडी IQ। आपसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे आज, उन प्रश्नों का उत्तर या तो नीचे हमको आप कमेंट बॉक्स में बताएं या जुड़े हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे बाय द सेम नेम भुवन स्टडी IQ। वैसे अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, आप ना के एक्ट को इतना सा भी सिम्टम्स देखते पाले अपनी जान हॉस्पिटल एक आछे, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जाने से पहले दोस्तों, मैं अनाउंस करना चाहूंगा क्योंकि मैं स्टडी IQ की तरफ से ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूं और हमारा रिपब्लिक डे सेल का बस अब कुछ ही चंद घंटे बचे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब आप साइन अप करते हैं अंडर माई गाइडेंस भुवन झा, 77% तक आपको ऑफ मिलता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आप जाएंगे स्टडी IQ की वेबसाइट और ऐप पे, साइन अप करेंगे यूजिंग द कूपन कोड BALIVE। वैसे मैं आपको 2 जरूर रीजंस बताना चाहूंगा कि क्यों आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहिए। सबसे पहला, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल है, रटना रटाना है नहीं। और दूसरा, इसका सबसे ज्यादा ओवरलैप है आपके GS के सिलेबस के साथ। चाहे प्रीलिम्स हो 30 सवाल सीधा पूछा जाता है, या फिर मेंस GS पेपर 1, 2, 3 उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल का भरपूर प्रयोग करेंगे आप। और इसीलिए इस UPSC के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको रखता है एक कॉम्पिटिटिव एज पे ज्योग्राफी ऑप्शनल। साथ ही मैं अनाउंस करना चाहूंगा एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर 2027 के स्टूडेंट्स। हमारे जनरल स्टडीज का लॉन्ग टर्म फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच का एडमिशन सब ओपन है। इसके अंदर ना सिर्फ आपका पूरा बेसिक लेवल NCERT लेवल, उसके बाद क्लास नोट्स, आंसर राइटिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, बुक्स, टेस्ट सीरीज, यू नेम इट यू गेट इट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ अवर GS फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। आप जाएं स्टडी IQ की वेबसाइट और ऐप पे, साइन अप करें यूजिंग द कूपन कोड, आपका फेवरेट कूपन कोड BALIVE। वैसे मैं आपको जरूर बतला दूं, 2027 के स्टूडेंट्स, समय 2 धारी तलवार जैसे होती है। हम सबको चाहिए बहुत सारा समय, पर इस समय का सदुपयोग कैसे करना है हम सबको शायद नहीं पता होता। तो दोस्तों, ये था नीपा वायरस के ऊपर एक ब्रीफ सा डिस्कशन। आई होप ये आपको पसंद आया। वंस अगेन मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट, और मैं बहुत जल्दी मिलूंगा एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।